राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश की भाषा, बोली और साहित्य देखेंगे। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की राजभाषा। क्या है उत्तर प्रदेश की राजभाषा? तो उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1949 में राजभाषा के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया हिंदी को राजभाषा के रूप में? 1949 को। और राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के सभी कार्यालयों में कब से किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी राजभाषा हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में कब से शुरुआत की गई? तो 26 जनवरी 1968 से लागू किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब पूछ लिया जाए उर्दू के बारे में, तो उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 के तहत क्या हुआ? उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। किस अधिनियम के तहत? उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम के तहत। कब? 1989 में उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया। पहली क्या हो जाएगी हमारी? हिंदी। कब? 1949 में। और इसे सभी कार्यालयों में कब से लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1968। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 1989 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की समस्त बोलियां देख लेते हैं। अभी हमने भाषा देखा, राजभाषा, अब बोलियां देख लेते हैं। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। यानी जो हिंदी क्षेत्र की बोलियां हैं उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसे हम बोलते हैं, इन्हें उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं में हिंदी की 18 बोलियां सम्मिलित है। कितनी बोलियां देखने को मिलती है? तो इनमें 18 बोलियां देखने को मिलती है। अभी हम देखेंगे, जैसे खड़ी बोली 1, ब्रजभाषा 2, बुंदेली 3, हरियाणी 4, कन्नौजी 5, ऐसे करके ये पूरे 5 वर्गों में 18 बोलियां देखने को मिलेगी हमें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आ जाती है? तो आ जाती है, पहली आ जाएगी खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। और क्या आ जाएगी पश्चिमी हिंदी में? ब्रजभाषा आ जाएगी। ब्रजभाषा को हम अंतर्वेदी भी कहते हैं। और फिर आ जाएगी बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी को हम बांगरू कहते हैं। और आ जाएगी कन्नौजी। ये सभी हमारी पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये सभी हो जाएंगी हमारी पश्चिमी हिंदी। कौरवी किसे कहते हैं? तो खड़ी बोली को कहते हैं। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहते हैं और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। अब देख लेते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी आ जाएगी पूर्वी हिंदी में। तो अवधी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी और छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। ये सभी हो जाएंगी हमारी पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम राजस्थानी। तो राजस्थान में कौन कौन सी आ जाएगी? मारवाड़ी आ जाएगी। कहाँ बोली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। जयपुरी आ जाएगी, ढूंढाड़ी आ जाएगी, जी कहाँ? पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी। मेवाती आ जाएगी और मालवी आ जाएगी। ये सभी हमारी आ जाएंगी राजस्थानी भाषा में। और बिहारी में कौन कौन सी आ जाएंगी? तो बिहारी में 3 बोलियां आ जाएंगी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये तीनों बोलियां किस में आ जाएंगी? बिहारी में। और पहाड़ी में कौन कौन सी आ जाएंगी? तो पहाड़ी में आ जाएगी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ये तीनों आ जाएंगी हमारी पहाड़ी में। तो हमने देखा हिंदी की जो बोलियां हैं उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक एक करके देख लेते हैं उनका क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र। जैसे खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की किस किस जनपद में बोली जाती है? सबसे पहले हम देख लेते हैं खड़ी बोली का उपनाम क्या है। तो कौरवी हो जाएगा खड़ी बोली का उपनाम। तो कौरवी किसने कहा? तो कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। कब ये अस्तित्व में आया कौरवी शब्द? तो 1801 में यह अस्तित्व में आया। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली शब्द ये किसने कहा? तो लल्लू लाल व सरल मिश्र ने सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट किसे माना जाता था? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। पूछे है खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाता है। तो हो जाएगा प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास। इसकी रचना किसने करी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की यह रचना हो जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर। खड़ी बोली का उपनाम क्या हो जाएगा? कौरवी। किसने दिया नाम? तो राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। अस्तित्व में कब आया? 1801। खड़ी बोली शब्द सर्वप्रथम लल्लू लाल व सरल मिश्र ने प्रयोग किया। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन हो जाते हैं? तो अमीर खुसरो हो जाते हैं। खड़ी बोली का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास हो जाएगा। कौन है इसके रचनाकार? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर हो जाएगा।
अब देख लेते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र, कहाँ पर यह खड़ी बोली बोली जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र से, जैसे सहारनपुर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ। मेरठ हो जाएगा पूर्ण रूप से, जो पूछ लिया प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती है तो मेरठ हो जाता है खड़ी बोली के लिए। और भी हैं जैसे बागपत में बोली जाएगी, शामली, बिजनौर, संभल, हापुड़ और गाजियाबाद। तो ये इन सभी क्षेत्रों में क्या बोली जाती है तो खड़ी बोली बोली जाती है। और प्रमुख रूप से कहाँ तो मेरठ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं ब्रजभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रजभाषा का विकास पूछ लिया था किससे हुआ तो सौसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, मेनली तो मथुरा हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का, और मथुरा के आसपास जितने जैसे अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हाथरस और बदायूं बरेली के आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे ये सभी क्या है, यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। और हम जानते हैं जब हम हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित जो है कवितावली और विनय पत्रिका, ये दोनों किस में लिखी गई हैं तो ये ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में लिखी गई हैं तो ब्रजभाषा में। कौन कौन सी, कवितावली और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। कहाँ कहाँ बोली जाती है, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं बरेली और इसके आसपास क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं बुंदेली। तो इसका विकास किससे हुआ तो सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ बोली जाती है तो बुंदेली, बुंदेलखंड वाले इलाके जैसे हम जानते हैं, बुंदेलखंड के जनपद जैसे झांसी हुआ, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा व उरई, इन क्षेत्रों में क्या है बुंदेली बोली जाती है। कहाँ कहाँ, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा, उरई क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी बुंदेलखंड वाले इलाके में हमें बुंदेली मिल जाएगी। अब देख लेते हैं बघेली। भारत में बघेलखंड क्षेत्र में बघेली भाषा बोली जाती है। हम जानते हैं बघेलखंड क्षेत्र में क्या बोली जाएगी, बघेली बोली जाती है। कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा तो सोनभद्र हो जाएगा, प्रयागराज, बालाघाट, मांडला, बांदा, फतेहपुर व हमीरपुर। तो ये क्षेत्र हो जाएंगे हमारे बघेली के। नेक्स्ट देख लेते हैं अवधी। अवधी इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसका विकास किससे हुआ अवधी का तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा और फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या तो है ही अवधी के लिए, गोंडा, कानपुर, जौनपुर और बताइए मिर्ज़ापुर हो जाएगा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे अवधी के क्षेत्र हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, जैसे हमने देखा कि ब्रजभाषा में जो तुलसीदास की कवितावली और विनय पत्रिका लिखी गई है, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस में लिखी गई है तो अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसमें हम देखते हैं 7 कांड है। अच्छा बताइए तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस सर्वप्रथम किससे सुनाई थी, जिसे पता है वह कमेंट में बताइए, नहीं तो हम बताते हैं थोड़ी देर में। फिजी देश में भी क्या बोली जाती है तो अवधी बोली जाती है। क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला भोजपुरी। भोजपुरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो भोजपुरी शब्द का जो प्रयोग किया वो रेमंड ने किया। हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी तो हमारी भोजपुरी हो जाएगी। हिंदी जो प्रदेश है हमारा, इस क्षेत्र में अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है तो वह हो जाएगा भोजपुरी। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी भोजपुरी तो बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और बताइए बस्ती हो जाएगा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो भोजपुरी इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी हिंदी क्षेत्र में तो वह हो जाएगी भोजपुरी। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान। इंपोर्टेंट है, इनसे भी एक सवाल देखने को मिलता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात कर लेते हैं। तो हिंदी संस्थान का तो यह है लखनऊ में है। स्थापना कब हुई तो 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना होती है। हिंदी भाषा व साहित्य के विकास और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु इसकी स्थापना की गई। ये क्या करता है हिंदी संस्थान अपने तरफ से कई पुरस्कार भी बांटता है, जिसमें हिंदी गौरव पुरस्कार हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, महात्मा गांधी पुरस्कार ये भी हिंदी संस्थान द्वारा, और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा भारत भारतीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और कौन सा तो राजश्री
पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रतिवर्ष कितने लोगों को दिया जाता है? 10 लोगों को दिया जाता है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में। स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1976। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो एक दिन बाद 31 दिसंबर 1976 को हुई है। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा तथा उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास हेतु की गई। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष बनारस में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी पुरस्कार वितरित करती है। कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला पुरस्कार हो जाएगा विश्व भारती पुरस्कार। किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अगर भारत भारती पूछेगा तो किसके द्वारा? हिंदी संस्थान के द्वारा। ठीक है। और कौन कौन से दिए जाते हैं इसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, महर्षि व्यास पुरस्कार दिया जाता है, महर्षि नारद पुरस्कार दिया जाता है। ये सभी हमारे किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना हुई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु इसकी स्थापना हुई। माननीय काशीराम जन्म स्मृति समारोह के अवसर पर की गई पुरस्कारों की घोषणा की गई। माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार में कितना मिलता है? तो 2.5 लाख रुपये नगद पुरस्कार मिलता है। और रमाबाई साहित्य पुरस्कार में कितना मिलता है? तो 2 लाख रुपये मिलता है। और संत कवि सम्मान पुरस्कार में तो 1.5 लाख रुपये दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। अब देखते हैं हिंदुस्तान अकेडमी कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में। स्थापना कब हुई? 29 मार्च 1927। उद्देश्य क्या है? हिंदी तथा इसके अन्य रूपों की भाषा उर्दू, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि के साहित्यों का संरक्षण, वृद्धि, उन्नति तथा प्रोत्साहन करना है। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदुस्तान अकेडमी द्वारा? तो गुरु गोरखनाथ शिखर सम्मान, गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान और महादेवी सम्मान, ये सभी दिए जाते हैं हिंदुस्तान अकेडमी के द्वारा। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए साहित्यकार जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो कौन कौन से हो जाएंगे प्रमुख साहित्यकार? तो पहला रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे बस्ती में। ठीक है। और महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें 1982 में हम जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। इनका जन्म कहाँ है? तो फर्रुखाबाद हो जाएगा। राहुल सांकृत्यानंद ये हो जाएंगे आजमगढ़ में। ठीक है। हंसराय बच्चन कहाँ से हैं? तो प्रयागराज से हो जाएंगे। ठीक है। जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी इनकी रचना है, कहाँ से है? तो बनारस से। और मुंशी प्रेमचंद तो ये कहाँ से हो जाएंगे? ये भी बनारस से हो जाएंगे। हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय था। इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहते हैं। अब देख लेते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये कहाँ से हैं? तो रायबरेली से हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। हम जानते हैं इनकी रचना कौन सी है? पद्मावत, जो कि पूछी जाती है। अब देख लेते हैं मैथिली शरणगुप्त। तो मैथिली शरणगुप्त कहाँ से हो जाएंगे? तो झांसी से हो जाएंगे। और जैनेन्द्र कुमार कहाँ से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे अलीगढ़ से। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जानते हैं ये कहाँ से संबंधित है? तो यह बनारस से संबंधित हैं। इनके गुरु कौन थे? तो शिव प्रसाद सितारा हिंद जी इनके गुरु थे। तुलसीदास जी कहाँ हो जाएगा इनका जन्म? तो कासगंज। हम जानते हैं रामचरितमानस ने लिखी अवधी भाषा में। आगे का जन्म कहाँ हो जाएगा? तो कुशीनगर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर। अमृतलाल नागर का तो आगरा हो जाएगा। और यशपाल का कहाँ हो जाएगा? तो फिरोजपुर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। ठीक।